हेलो बच्चों, कैसे लोग आपके समझ में होंगे। आज फिर मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेट 2। इससे पहले मैंने सेट 1 ऑलरेडी डाल रखा है, जिसमें आपको 25 एमसीक्यू मिलेंगे। आप कहीं से भी बिलोंग करें, अगर आपका बुक एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी में आपका बुक का चैप्टर का नाम ये है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम, कहीं पर मैं SA1 का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें ये ज़रूर आएंगे, ठीक है। इसी के अलावा मैंने हिंदी इंग्लिश का भी ऑलरेडी बना के रखा है, अगर नहीं देखा है तो एक बार जाकर उससे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला वाला सेट में आपको मिला था 25 तक, अब मिलेगा 25 के आगे। तो 26 में पहला नंबर क्वेश्चन है। 26 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विस्मांगी मिश्रण कौन सा है? नमक, सल्फर, जल और तेल, सोडियम क्लोराइड, लोहे का चिलन या उपरोक्त सभी। तो 26 का हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव। इंग्लिश आप यहाँ पर में देख सकते हैं। 27 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से विलयन है, ठीक है। क्या है? निम्नलिखित में से विलयन है, कौन सा इसमें से विलयन है? नींबू पानी, सोडा जल, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन या उपयुक्त सभी। तो 27 का भी हो जाएगा डी नंबर। ये सारा का सारा क्या है? तो सारा का सारा विलयन के नाम से जाना जाता है। 28 में आपसे पूछा गया है विलयन में विलायक कौन से होते हैं? जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, जो विलय की मात्रा के बराबर होते हैं, या इसमें से कोई नहीं। तो 28 का हो जाएगा ए में, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, चाहे वो वाटर हो या वाटर सॉल्ट का सोल्यूशन में सॉल्ट हो। इसके बाद हम लोग आते हैं 29 में। 29 में आपसे पूछा गया है वायु में विलायक कौन सा होता है? वायु में विलायक कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, तो किसकी मात्रा ज़्यादा है? तो नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, तो वो विलायक हो जाएगा। विलायक बोले तो सॉल्वेंट इंग्लिश में इसको बोला जाता है। 30 में दिया गया है छोटे आकार के कण के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों पर क्या प्रभाव डालते हैं? प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, प्रकाश की किरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या प्रकाश की किरण को मोड़ देते हैं। तो 30 का हो जाएगा ए नंबर, प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं 31 में। 31 में पूछा गया है सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन में विलय की मात्रा कितनी होती है? कम होती है, ज़्यादा होती है, बराबर होती है, या इसमें से कोई नहीं। तो 31 का हो जाएगा ए नंबर, ये कम हो जाती है, यानी ये लेस हो जाएगा। 32 में आपसे पूछा गया है विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है विलयन की मात्रा में घुलने वाले विलय की मात्रा, विलायक की मात्रा में घुले विलय की मात्रा, या ए और बी दोनों, या संतृप्त घोल की मात्रा। तो 32 का हो जाएगा सी नंबर। इन दोनों को हम लोग विलयन की सांद्रता के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं 33 में। 33 में आपसे पूछा गया है विलयन कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, ए बी दोनों, या छोटे होते हैं, यानी परमानेंट, टेम्प्रोरी, बोथ, या नन ऑफ दीज। तो 33 का हो जाएगा ए नंबर, अस्थायी यानी ये परमानेंट होते हैं। 34 में आपसे पूछा है टिंडल प्रभाव क्या है? तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? आपके ऑप्शन है प्रकाश की किरणों को फैलना, प्रकाश की किरणों को नहीं फैलना, बल्ब के प्रकाश को फैलाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का हो जाएगा ए नंबर, प्रकाश की किरणों को फैलना। इसके बाद आते हैं 35 में, जिसमें पूछा गया कोलाइडल विलयन कौन से होते हैं? विस्मांगी मिश्रण कणों के आकार छोटा होता है, टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, या उपयुक्त सभी। तो 35 का हो जाएगा डी नंबर, ये सारा का सारा रहेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 36 में, जिसमें पूछा गया बादल किस प्रकार के कोलाइडल का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है गैस में द्रव, ठोस में गैस, या द्रव में गैस, या द्रव में द्रव। तो 36 का हो जाएगा ए नंबर, ये क्या है? गैस में द्रव्य के उदाहरण है, गैस इन लिक्विड का। इसके बाद आते हैं हम लोग 37 में। 37 में आपसे पूछा गया है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा, अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण कीप द्वारा, या क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। तो 37 का हो जाएगा ए नंबर, आसवन विधि, जिसको हम लोग डिस्टिलेशन मेथड के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं 38 में। 38 में आपसे पूछा गया है काली स्याही में विद्यमान डायो को किस विधि द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है? प्रवाही आसवन, या वाष्पीकरण, या क्रोमेटोग्राफी। तो 38 का हो जाएगा डी नंबर, क्रोमेटोग्राफी। इसको आप बताएंगे कमेंट में कि इसमें होता क्या है एग्जैक्टली। 39 में आपसे पूछा गया है वायु में गैसों के किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? वायु में गैसों को किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? प्रभाजी आसवन, वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, या पृथक्करण कीप के द्वारा। तो 39 का हो जाएगा ए नंबर, इसको हम लोग प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन आप यहाँ पर में देख लेंगे, ठीक। इसके बाद आते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में पूछा गया नमक तथा कपूर के मिश्रण को हम लोग किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? आसवन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, या अपकेंद्रीकरण। तो 40 का हो जाएगा बी नंबर, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, जिसको हम लोग सब्लिमेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आते हैं 41 में आपसे पूछा गया है रक्त के नशीले पदार्थों को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? प्रभाजी आसवन द्वारा, पृथक्करण
विकीप द्वारा, क्रोमेटोग्राफी का द्वारा या अपकेंद्री द्वारा। तो 41 का हो जाएगा आपका सी नंबर, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 42 में। 42 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातित होने योग्य पदार्थ नहीं है, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, कपूर या नमक। तो 42 का हो जाएगा आपका डी नंबर, नमक जो है ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता है, यानी ये सब्लिमेट नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोग आते हैं 43 में। 43 में आपसे पूछा गया है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, आश्वन या क्रोमेटोग्राफी। तो 43 का हो जाएगा आपका बी नंबर, इसको हम लोग क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसका 44 में आपसे पूछा गया है अशुद्ध कॉपर सल्फेट के नमूने को से शुद्ध कॉपर सल्फेट किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, प्राजी आश्वन, आश्वन, वाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण। तो 44 का हो जाएगा डी नंबर, हम लोग क्रिस्टलीकरण के द्वारा यानी क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एक बात आपको और बताना है, इंग्लिश हिंदी का भी ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैंने उसी का सिर्फ क्वेश्चन दिया है, तो एक बार आप उसे जरूर चेकआउट करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि इस तरह का आपको वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसके बाद 44 में आते हैं 44 हो गया था। 45 में आते हैं। 45 में आपसे पूछा गया मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक रासायनिक दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो 45 का हो जाएगा सी नंबर, ये दोनों परिवर्तन को बताता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 46 में। 46 में पूछा गया अलमारी में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है, इसका है भौतिक रासायनिक दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 46 का हो जाएगा बी नंबर, ये रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है 47 में। 47 में पूछा गया कमरे के ताप पर पारा किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस या कोलाइडल। तो 47 का हो जाएगा बी नंबर, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद आते हैं 48 में, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, सोना, चांदी, तांबा या ऑक्सीजन। तो 48 का हो जाएगा डी नंबर, डी क्या है, तो ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 49 में। 49 में पूछा गया सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तत्व शब्द का प्रयोग किया था, रॉबर्ट हुक, डार्विन, निल्स बोर या रॉबर्ट बायल ने। तो 49 का हो जाएगा डी नंबर, ये रॉबर्ट बायल के द्वारा किया गया था। और निल्स बोर, रॉबर्ट हुक और डार्विन जो है ये कौन कौन से सिद्धांत को लेकर के आए थे, ये आपको कमेंट में बताना है। इसका 50 नंबर में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु है, आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या आयोडीन। तो 50 का हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, तो ये था आपका सेट 2 किसका, तो चैप्टर 2 का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।